हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेवी स्टडी हब। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है लंदन 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल जेवी स्टडी हब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है एट लास्ट तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये वर्क जो है लंदन 1802, ये मिल्टन जी के लिए लिखा था और उस टाइम का है जिस टाइम पे आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा था इंग्लैंड में। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे इन्होंने लंदन 1802 के नाम से, है ना, टू मिल्टन और लंदन 1802 सेम टाइटल है फ्रेंड्स। तो इन्होंने ये एक वर्क लिखा है, एक पोएम लिखी है, ठीक है, और मिल्टन जी को डेडिकेट किया है इस पोएम को। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसके थ्रू एकदम से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इस पोएम में ट्रिब्यूट किया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द इमेजरी इन द पोएम लंदन 1802 इज मेनली अबाउट। तो फ्रेंड्स, लंदन 1802 में जो इमेजरी यूज हुई है वो किसके बारे में है? मोस्टली किस चीज़ के बारे में है? मशीनरी के बारे में, नेचर के बारे में, प्रिजन के बारे में और वर्थ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा नेचर। नेचर की बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्ड्सवर्थ्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मिल्टन। वर्ड्सवर्थ जी का जो एटीट्यूड है मिल्टन जी के प्रति वो क्या है? एनेमोर्ड, ऑप्टिमिस्टिक, रेबरेंट और फ्रस्ट्रेटेड। एनेमोर्ड मतलब जो कि हमें आनंदित करता हो, है ना, खुशी प्रदान करने वाला एनेमोर्ड मतलब। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, आशावादी दृष्टिकोण है। या फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा रेबरेंट, इसका मतलब है फ्रेंड्स श्रद्धालु, श्रद्धालु, है ना, तो श्रद्धालु। और नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेटेड। तो फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ जी का एटीट्यूड जो है वो मिल्टन जी के प्रति क्या है? एनेमोर्ड है, ऑप्टिमिस्टिक है, रेवरेंट है और फ्रस्ट्रेटेड है। तो फ्रेंड्स, वो उन्हें एक श्रद्धालु मानते हैं ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवरेंट हो जाएगा यहाँ पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ सोनेट डज लंदन 1802 फॉलो? किस टाइप का सोनेट है ये लंदन 1802? द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट, द स्पेंसियरियन सोनेट, द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। देखो फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सा जान लेते हैं कौन कौन से सोनेट हैं ये। जो शेक्सपियर जी ने एलिजाबेथन टाइम में एक सोनेट का वो किया था, स्टार्टिंग की थी, तो फ्रेंड्स उसे शेक्सपियरियन सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, और आपका इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। तो तीनों का एक नेम हो गया। ओके। और फ्रेंड्स, स्पेंसर जी ने मिल्टन अपना क्या मानते थे? गुरु मानते थे, है ना, और उन्होंने जिस सोनेट में वर्क लिखा है उसे स्पेंसरियन सोनेट बोला जाता है। और फिर बात करते हैं फ्रेंड्स इटालियन की। इटालियन की बात करें तो मिल्टन जी ने टोटल जो वर्क है उसमें इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट में ही लिखा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? लंदन 1802 जो है वो हमारा किस टाइप का सोनेट है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट है। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज वर्ड्सवर्थ ओपिनियन ऑफ लंदन इन 1802? वर्ड्सवर्थ जी का ओपिनियन लंदन के प्रति क्या है 1802 में? ठीक है,
Milton should lead the Luddite anti-technology revolt. The Industrial Revolution has caused positive progress in London. Progress has stalled and social awakening is much needed. King Milton should step down from the throne. तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है देख लीजिए, मिल्टन शुड लीड द कि एंटी टेक्नोलॉजी जो रिवोल्ट है उसको मिल्टन जी को क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव प्रोग्रेस कर रहा है लंदन में, या फिर प्रोग्रेस हैज स्टॉल्ड एंड सोशल अवेकनिंग इज मच नीडेड कि प्रोग्रेस जो है स्टॉल्ड मतलब कि ठप हो गई है ना, किसी चीज़ में मतलब एकदम से रुकावट आ जाना, ठप हो जाना, स्टॉल मतलब, एंड सोशल अवेकनिंग सामाजिक जागरूकता इज मच नीडेड और सामाजिक जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्रोग्रेस हैज स्टॉल्ड एंड अ सोशल अवेकनिंग इज मच नीडेड। इसीलिए वर्ड्सवर्थ जी मिल्टन जी को याद कर रहे हैं कि वापस आ जाओ, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टोन इज इंक्लूडेड इन दिस पोएम। तो फ्रेंड्स कौन सी टोन जो है हमारी इसमें इंक्लूड की गई है पोएम में। तो फ्रेंड्स द टोन स्टार्ट आउट ऑफ सेल्फ डेप्रिकेटिंग देन शिफ्ट टू एपोलोजेटिक। द टोन स्टार्ट आउट एज कंफ्यूज्ड देन शिफ्ट टू uncooperative. The tone starts out as frustrated and disappointed, then shift to hopeful and allegorical. The tone start out as exhausted, then shift to melancholic. तो फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। सेल्फ डेप्रिकेट खुद से घृणा करता है, ऐसी टोन है कि मतलब इसमें जो वर्ड्सवर्थ जी हैं खुद से ही घृणा करना है। देन शिफ्ट टू अपोलोजेटिक मतलब फिर क्या, खेदपूर्ण अपने आप को महसूस करते हैं, क्षमा मांगते हुए अपने आप को महसूस करते हैं कि मुझे मतलब हमसे कुछ गलती हुई है ना, ऐसा है। या फिर टोन स्टार्ट्स एज कंफ्यूज्ड एंड देन शिफ्ट टू अनकोऑपरेटेड, कन्फ्यूजन में स्टार्ट होती है टोन एंड अनकोऑपरेटिव, और एक कैसी भावना आ रही है, असहयोग की, मतलब कहीं से भी कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, ये है टोन। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन इज टोन स्टार्ट आउट एज फ्रस्ट्रेटेड। जो टोन है वो कैसे स्टार्ट होती है, निराशा में, फ्रस्ट्रेटेड निराशा में स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, और एंड डिसअपॉइंटेड देन शिफ्ट टू होपफुल एंड एलिगोरिकल। तो फ्रेंड्स ये देख लेते हैं ये क्या कह रहा है कि पहले निराशा में स्टार्ट होती है, निराशा और दुख में, है ना, निराशा और दुख में, फ्रस्ट्रेशन में, है ना, और फिर किस में चेंज हो जाती है, होपफुल उम्मीद में, और एलिगोरिकल मतलब कि जो हमारे मतलब जो वर्क में अप्लाई करते हैं, क्या बोल सकते हैं, रूपक बोलते हैं, मतलब कि नई नई टेक्निक्स को, जो फॉर्म्स को हम यूज करते हैं लिटरेचर में, उनका लास्ट में कहाँ पे ख़त्म होती है कि उम्मीद होती है, और वो बहुत सारे मेटाफर्स का मतलब यूज करते हैं ना। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा सी, फ्रस्ट्रेशन में स्टार्ट होती है ना, डिसअपॉइंटमेंट में, और होपफुल पे और एलिगोरिकल पे ख़त्म हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शिफ्ट इन टोन occurs in which of the following lines? शिफ्ट इन टोन, जो टोन में जो बदलाव आया था, है ना, कहाँ पे आता है, किन लाइंस में आता है, इनमें से कौन सी लाइंस हैं जिनमें शिफ्ट आएगा टोन में। ओके फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी लाइंस हैं जिनमें शिफ्ट आएगा टोन में। ओके फ्रेंड्स, द हीरोइक वेल्थ ऑफ हेल एंड वॉर। नेक्स्ट है हैव फोर फाइट देयर एंशियंट इंग्लिश डोर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस। नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हेन स्टार्स एंड सी जॉइन टुगेदर, एंड लास्ट वन इज ओ रेज अप रिटर्न टू अस अगेन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओ रेज अप
रिटर्न टू अस अगेन। तो फ्रेंड्स ये वर्ड्सवर्थ जी क्या कह रहे हैं मिल्टन जी से, इन लाइन से पता चलता है। फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ओ उठो, रेज अप, उठो और फिर से हमारी ओर लौट आओ, रिटर्न टू अस अगेन, और फिर से हमारी ओर लौट आओ, और उठो और फिर से हमारी ओर लौट आओ। तो उन्हें मतलब कि एक तरह से इन्वोक कर रहे हैं कि आ जाओ हमारे पास में, जैसे कि ईश्वर को बुलाते हैं ना सभी, जैसे कोई कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले, जैसे कोई कुछ भी होगा, मतलब जैसे कॉलेज में ही देख लो, आपकी कॉलेज में कोई सेमिनार या वर्कशॉप स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्या करते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं और दीप प्रज्वलित करते हैं। ऐसे ही ये इन्वोक करते हैं इस वर्क में सबसे पहले मिल्टन जी को, है ना। और बाकी तो तुम्हारा ये लंदन 1802 जो मतलब उस टाइम पे वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन्हीं से रिलेटेड इन्होंने इस वर्क में इंक्लूड किया है सभी आस्पेक्ट्स को, है ना फ्रेंड्स। Now come to the next question. What does the fan represent in this poem? तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा फैन रिप्रेजेंट हुआ है, तो फ्रेंड देख लेते हैं। लंदन्स इनएबिलिटी टू फ्लोरिश इन इम्पोर्टेंट एरियाज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ विश फॉर लंदन टू फ्लाई अवे लाइक अ बर्ड। नेक्स्ट वन इज द आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा इन इंग्लैंड ड्यू टू डर्टी वाटर बीइंग consumed, and the next one is London's fluid nature। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा लंदन्स इनएबिलिटी टू फ्लोरिश इन इम्पोर्टेंट एरियाज ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो मतलब रिवॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पे इंग्लैंड में, उसकी वजह से, है ना, इनएबिलिटी मतलब कि नहीं हो पा रहा है कुछ, फ्लोरिश मतलब फलना फूलना या फिर तरक्की होना, प्रोग्रेस होना, इन इम्पोर्टेंट एरियाज, कुछ जो महत्वपूर्ण एरियाज हैं उनमें तरक्की नहीं हो पा रही है। किसकी वजह से? जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में 1802 में चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंजेममेंट यूज्ड इन दिस पोएम? सॉरी, वाई इज एंजेममेंट यूज्ड? क्यों यूज किया गया है एंजेममेंट को? इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एंजेममेंट मतलब कि उतार चढ़ाव के सेंस में होता है ना। तो एंजेममेंट क्यों यूज हुआ है इस पोयम में, क्यों यूज किया है वर्ड्सवर्थ जी ने? टू स्पाइस थिंग्स अप, चीज़ों को नमक मिर्च लगाने के लिए। टू कीप द फ्लो गोइंग, है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज टू कन्फ्यूज रीडर्स, कि रीडर्स को जो कन्फ्यूज, जस्ट कॉज, कुछ वजह से, है ना, कुछ वजह से। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, क्या होगा, गैस कीजिए फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? टू कीप द फ्लो गोइंग। जो फ्लो बना हुआ है पोएम में वो कंटिन्यू चलता रहे, इसी की वजह से एंजेममेंट का हमारे वर्क में यूज हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लिटरेरी डिवाइस डज वर्ड्सवर्थ यूज व्हेन ही एड्रेसेस मिल्टन? कौन सा लिटरेरी डिवाइस वर्ड्सवर्थ जी यूज करते हैं जब मिल्टन जी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं? हाइपरबल, मेटाफर, एपोस्ट्रोफी और सिमली। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, गैस कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एपोस्ट्रोफी, है ना। मिल्टन जी को देखो, जब कोई मतलब एक तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और डेड पर्सन को जब हम डेडिकेट करते हैं कोई चीज़, तो एपोस्ट्रोफी में एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, और एपोस्ट्रोफी का साइन ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द पोएम कॉल्ड लंदन 1802? पोएम को लंदन 1802 ही क्यों कहा गया है? Because Wordsworth wishes to return to London back in 1802. Because Milton died in London in 1802. Because Wordsworth was born in London 1802. Because it is about London in 1802. देख लीजिए फ्रेंड्स क्या आंसर हो सकता है। क्योंकि वर्ड्सवर्थ लंदन में दोबारा से जाना चाहते हैं 1802 में,
क्योंकि मिल्टन डाइड हो गए हैं, मतलब मिल्टन जी की मृत्यु हो गई है 1802 में लंदन में, या फिर वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न इन लंदन 1802। सारे के सारे गलत हैं फ्रेंड्स हमारे। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि बिकॉज इट इज़ अबाउट लंदन 1802, क्योंकि ये लंदन के बारे में है और 1802 में है। ये लंदन के बारे में लिखा गया है 1802 के टाइम में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है व्हाट वाज मियाज एक्सेंट इन द पोयम। मिया एक करेक्टर है, उसका जो एक्सेंट है वो कौन सा एक्सेंट है? साउथ अफ्रीकन एक्सेंट है, या स्कॉट आयरिश बोलता है, या सेब्रियन बोलता है, या फिर ऑस्ट्रेलियन बोलता है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ अफ्रीकन एक्सेंट है फ्रेंड्स मिया का इसमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिक्चर ऑफ लंदन क्रिएटेड इन द पोएम इज। लंदन की जो पिक्चर है वो जो क्रिएट की गई है इस पोएम में वो क्या है? हॉरिफाइंग है, डरावनी है, डल है, धुंधली सी है, या फिर मजेस्टिक है, शानदार है, या फिर नॉर्मल है? पिक्चर ऑफ लंदन। तो फ्रेंड्स इसमें जो बहुत ही मैग्निफिसेंट है ना, शानदार तरीके से दिखाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मजेस्टिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन 1802 is a poem by William Wordsworth. In the poem, Wordsworth castigates the English as stagnant and selfish and century poet John Milton. London 1802 is a poem by William Wordsworth. In the poem, Wordsworth castigates the English people as stagnant and selfish and सेंचुरी पोएट जॉन मिल्टन। किस सेंचुरी के पोएट की थे मिल्टन, ये पूछा गया है ना फ्रेंड्स। 16th सेंचुरी के पोएट थे, 17th के थे, या 50th के थे, या 80th के थे? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 70th सेंचुरी के थे, है ना। 70th सेंचुरी में ही तो थे मिल्टन जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपोज्ड इन 1802, लंदन 1802 वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम देखो कंपोजिशन हुई थी 1802 में, है ना, और लंदन 1802 नाम भी है, तो इसीलिए पब्लिक वो कंपोज वाला तो पूछेगा ही नहीं, भूल जाओ। नेक्स्ट है वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और पब्लिश कब हुई थी फ्रेंड्स ये? तो फ्रेंड्स 1803 में, 1804 में, 1805 में, 1807 में। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1807 में, और किस में? लिरिकल बैलेड्स में, ठीक है, लिरिकल बैलेड्स में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएम हैज़ टू मेन पर्पस, वन ऑफ विच इज टू by saying that he can save the entirely of England with his nobility and virtue. The second purpose of this poem is to draw attention. Okay friends, देखो टू मेन पर्पज पूछे गए हैं, है ना, विच वन ऑफ विच इज, पहला पर्पज हो गया फ्रेंड्स ये, और सेकंड पर्पज हो गया हमारा यहाँ पे आना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। One of which is to pay homage to Wordsworth, pay homage to Milton, pay homage to Milton। तो फ्रेंड्स पहला वाला तो सीधे सीधे कट ही जाएगा हमारा, है ना। अब इन दोनों में से देखना है, क्योंकि जो हमारा पोएम है वो किसके लिए ट्रिब्यूट की गई है, किसके लिए डेडिकेट की गई है? मिल्टन जी के लिए। तो पहला तो अलग हो गया, तो यहाँ पे देख लेंगे पे होमेज टू मिल्टन, है ना, इनमें से देख लेते हैं। फिर है बाय सेइंग दैट ही कैन सेव द entirety of England with his nobility and virtue. Okay, the second purpose of the poem is to draw attention, और दूसरा पर्पज जो है पोएम का वो क्या है? ड्रॉ अटेंशन, अटेंशन क्रिएट करना किसके प्रति? To what Wordsworth feels are the problems with Swedish society.
कि मतलब जो वर्ड्सवर्थ जी हैं वो क्या फील कर रहे हैं प्रॉब्लम्स विद स्वीडिश सोसाइटी। तो स्वीडिश सोसाइटी के बारे में तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, टू वॉट वर्ड्सवर्थ फील आर द प्रॉब्लम्स विद इंग्लिश सोसाइटी। तो फ्रेंड देख लेते हैं कौन सा रह गया था, ये रह गया था, इसे देख लेते हैं ढंग से। पे होमेज टू मिल्टन, यहाँ तक ठीक था। और अटेंशन किसके प्रति है, टू वॉट वर्ड्सवर्थ फील आर द प्रॉब्लम्स विद इंग्लिश सोसाइटी। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड्स, कि देखो पहला पर्पज है कि मिल्टन जी को होमेज किया गया है, और दूसरा ये है कि फील कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ जी क्या टुवार्ड्स इंग्लिश सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी का, इंग्लैंड की जो सोसाइटी है उसके प्रति क्या फील कर रहे हैं, ये पर्पज हैं इस पोएम के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म इज लंदन 1802 रिटन इन। लंदन 1802 जो है वो किस फॉर्म में लिखी गई है, ये पूछा गया है फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन में। पेंटोम, हैकू, सेस्टिना, सोनेट और वैलिड फॉर्म में। गैस कीजिए फ्रेंड्स क्या होगा। तो फ्रेंड्स लंदन 1802 जो है वो हमारी 14 लाइन्स पोएम है, और 14 लाइन्स पोएम कौन सी होती हैं फ्रेंड्स, हमारी सोनेट फॉर्म। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सोनेट, ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज वर्ड्सवर्थ वॉन्ट मिल्टन टू कम बैक इन लंदन 1802। वर्ड्सवर्थ जी क्यों चाहते हैं कि मिल्टन जी दोबारा से आ जाएं लंदन 1802 में, मतलब जो बुक है, जो हमारी पोएम है, उसमें क्यों चाहते हैं कि मिल्टन जी फिर से आ जाएं, है ना। ही वॉन्ट्स टू नो वेयर मिल्टन हैज़ गॉन। He feels that Milton owes his life to the English people. He wants Milton to save himself by saving others. He wants Milton to show England how to be virtuous again. क्यों बुलाना चाहते हैं फ्रेंड्स? ही वॉन्ट्स टू नो वेयर मिल्टन हैज़ गॉन, वे जानना चाहते हैं कि मिल्टन जी कहाँ चले गए। वह फील करते हैं कि मिल्टन ने अपनी जो लाइफ है वो इंग्लिश लोगों के लिए लगा दी है। और नेक्स्ट है, ही वॉन्ट्स मिल्टन टू सेव हिमसेल्फ बाय सेविंग अदर्स, और मिल्टन जी के द्वारा वो खुद को बचा पाएँ और दूसरों को बचा पाएँ। या फिर लास्ट ऑप्शन, ही वॉन्ट्स मिल्टन टू शो इंग्लैंड हाउ टू बी वर्चुअस अगेन। वह मिल्टन जी को ये दिखाना चाहते हैं, वह ही वॉन्ट्स मिल्टन, वे चाहते हैं मिल्टन जी से टू शो इंग्लैंड हाउ टू बी वर्चुअस अगेन, कि कैसे फिर से वर्चुअस हुआ जाए। वो मिल्टन जी से यही चाहते हैं कि फिर से इंग्लैंड को दिखा दो कि कैसे वर्चुअस हुआ जा सकता है। तो उन्हें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हैं मिल्टन जी से, इसी वजह से वो उन्हें याद कर रहे हैं इन लंदन 1802 में। लंदन 1802 is a Petrarchan sonnet with a rhyming scheme of। लंदन 1802 जो है वो एक पेट्रार्कन सोनेट है, और उसकी जो राइमिंग स्कीम है फ्रेंड्स वो क्या है, देख लेते हैं। ए बी बी ए सी डी डी ई डी ई, गलत है फ्रेंड्स। ए बी बी ए सी डी डी ई सी ई, ए बी बी ए सी डी डी ई डी डी, ए बी बी ए बी ए ये भी गलत है फ्रेंड्स, और ये भी गलत है हमारी। इसकी जो करेक्ट होगी ये होगी ए बी बी ए सी डी ई सी ई। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो है, जो हमारी लंदन 1802 में जो हमारी फॉर्म यूज हुई है, राइमिंग स्कीम यूज हुई है, वो है ये ए बी बी ए सी डी ई सी ई।
Now come to the next question. According to Wordsworth, England was once a great place of happiness, religion, chivalry, art, and literature. But at the present moment, those virtues have been क्या हो गई है? वर्ड्सवर्थ के अनुसार इंग्लैंड जो था कभी ग्रेट प्लेस ऑफ हैप्पीनेस हुआ करता था, और रिलीजन का मतलब धर्म के मामले में, शिवेलरी, आर्ट एंड लिटरेचर सभी के मामले में क्या हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ग्रेट प्लेस माना जाता था, है ना। बट एट द प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन इस क्षण, इस पल क्या है वो, उसने अपनी वर्चुअस को क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, इनिशिएटेड स्टार्ट कर लिया है, होपफुल है, या फिर लॉस्ट है। सेंस लगाइए फ्रेंड्स। पहले हुआ करता था तो अब क्या हो गया होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, दोज वर्चुअस हैव बीन लॉस्ट। पहले हुआ करती थी लेकिन अब क्या हो गई है, खो गई है, कहीं गुम हो गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। वर्ड्सवर्थ कॉम्प्लीमेंट्स मिल्टन बाय कंपेयरिंग हिम टू थिंग्स फाउंड इन नेचर सच एज, फॉर वर्ड्सवर्थ being likened to nature is the highest compliment possible। वर्ड्सवर्थ जो हैं वो मिल्टन जी की कंपैरिजन करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं इन नेचर सच एज, किस किस से, सी से, सच एज सी, सच एज स्टार्स, सच एज हेवंस, ऑल आर करेक्ट। फ्रेंड्स वो सी से करते हैं कंपैरिजन, ठीक है, स्टार से भी करते हैं और हेवन से भी करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। इनमें से तीनों से की थी उन्होंने, सच एज सी, स्टार्स एंड हेवंस, फॉर वर्ड्सवर्थ बीइंग लाइकन टू नेचर इज द हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल। उन्होंने पूरी तारीफ की है जितनी भी की जा सकती थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। What body of water does the speaker compare the subject voice to? What body of water does the speaker compare to subject voice? Subject voice मतलब कि मिल्टन जी, है ना, किससे कंपेयर करते हैं वो? A pond, a lake, a sea, a river। तो फ्रेंड्स वो करते हैं उनकी कंपैरिजन, भाई मिल्टन जी की कंपैरिजन छोटी मोटी चीज़ों से नहीं हो सकती, तो इन्होंने की है किससे, समुद्र से, सी, है ना, सागर से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब्स मैन एज इन द 6th लाइन इन लंडन 1802? सेल्फिश, ग्रेसियस, प्राउड और चैरिटेबल। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि स्पीकर जो है वो डिस्क्राइब करता है मैन को एज इन 6th लाइन, 6ठी लाइन में, लंदन 1802 की जो 6th लाइन है उसमें कैसे डिस्क्राइब करते हैं, क्या बना देते हैं उनको, सेल्फिश बना देते हैं, ग्रेसियस बना देते हैं, या प्राउड, या फिर चैरिटेबल। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो हमारी 5th लाइन है, 6th लाइन है, उसमें इन्होंने एक वर्ड यूज किया सेल्फिश, सेल्फिश वर्ड का यूज किया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सेल्फिश भी बोला है उन्होंने, ये चीज़ भी हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो बोल ही रहे हैं, लेकिन वो यहाँ भी कहीं ना कहीं उनका पॉजिटिव ही सेंस है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कंट्री डज टेकन द स्पीकर आइडेंटिफाई एज बीइंग इन नीड इन लंदन 1802? ओके, वोट कंट्री, कौन से कंट्री को टेकन द स्पीकर आइडेंटिफाई, किसने, स्पीकर ने आइडेंटिफाई किया है एज बीइंग इज नीड इन लंदन 1802? ओके, देख लेते हैं। स्पीकर जो कह रहे हैं कि किसको ज़रूरत है, किस कंट्री को ज़रूरत है ना, आइडेंटिफाई होने की, तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी कंट्री को डिस्क्राइब किया है, ये सीधे सीधे ये पूछा गया है कि लंदन 1802 में कौन सी कंट्री का डिस्क्रिप्शन है, किस कंट्री की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं, या दी यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, या आयरलैंड की बात कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सीधे सीधे इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग दैट स्पीकर स्पेशली आस्क द सब्जेक्ट टू प्रोवाइड इन लंडन 1802। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग द स्पीकर स्पेशली आस्क द सब्जेक्ट टू प्रोवाइड इन 1802। लंदन 1802 में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी बात मिल्टन जी वर्ड्सवर्थ जी नहीं करते हैं? मैनर्स की बात नहीं करते हैं, मैनर्स की बात करते हैं, फ्रीडम की भी बात करते हैं, वर्च्यू की भी बात करते हैं, डिग्निटी की बात वो नहीं करते हैं फ्रेंड्स, है ना। डिग्निटी मतलब क्या होता है हमारा? गौरव। डिग्निटी मतलब गौरव, है ना। तो फ्रेंड्स जो बात हुई है ना, जो वर्ड्स यूज हुए हैं पोएम में, वो मैनर्स हुआ है, फ्रीडम हुआ है ना, लेकिन डिग्निटी वर्ड का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन कैन गिव द पीपल विच क्वालिटी ऑल? मैनर्स, वर्च्यू, पावर, फ्रीडम। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि लोगों को क्या देना चाहता है, कौन कौन सी क्वालिटी मिल्टन जी दे सकते हैं, है ना। कौन कौन सी क्वालिटी? मैनर्स दे सकते हैं, वर्च्यू भी दे सकते हैं, फ्रीडम भी देंगे और पावर भी देंगे, ऑल। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑल हो जाएगा, क्योंकि वो मैनर्स भी देंगे, सिखाएंगे लोगों को, वर्च्यू भी और फ्रीडम भी और पावर भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टैंड्स फॉर लॉफ्टी आइडियाज? हु स्टैंड्स फॉर लॉफ्टी आइडियाज? तो फ्रेंड्स लॉफ्टी का मतलब क्या होता है हमारा? लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? लॉफ्टी का मतलब होता है प्रभावशाली। प्रभावशाली ये कह सकते हैं कि मतलब हाई क्वालिटी वाले थॉट्स, है ना, हाई, है ना। तो वो हु स्टैंड फॉर लॉफ्टी आइडियाज, कौन स्टैंड करता होगा? मिल्टन जी या वर्ड्सवर्थ जी या फिर दोनों या फिर नन? तो फ्रेंड्स किसके हैं लॉफ्टी आइडियाज, किससे वो इंग्लैंड में बदलाव ला सकते हैं? तो वर्ड्सवर्थ जी ने माना है मिल्टन जी को। मिल्टन जी ही इतने उच्च विचार वाले हैं, इतने प्रभावशाली पर्सनैलिटी हैं, इतनी लॉफ्टी पर्सनैलिटी हैं कि वो चेंज ला सकते हैं इंग्लैंड में। तो मिल्टन जी के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैज़ बिकम अ मार्शलैंड। मार्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, मार्शलैंड मतलब कि दलदल, है ना, दलदल। एक मतलब है कि ये एक तरह से मेटाफर यूज किया गया है कि मतलब जो कौन सा कंट्री है जो दलदल बन गया है पूरी तरह, मतलब कुछ भी नहीं रहा, उसमें फंस चुके हैं लोग, है ना, निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये मतलब एक तरह से इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पे यूज किया है। तो क्या बन गया है? टाउन बन गया है या कंट्री बन गया है या स्टेट या फिर किसी पर्टिकुलर विलेज की यहाँ पे बात हो रही है? देख लीजिए फ्रेंड्स, गैस कीजिए क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिल्टन जी ने बोला है एक लाइन में, द कंट्री हैज़ बिकम अ मार्शलैंड। कंट्री इंग्लैंड की बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड जो है हमारा क्या बन गया है? मार्शलैंड बन गया है, दलदल बन गया है जिसमें कि लोग फंसते जा रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ इन्वोक्स होम। वर्ड्सवर्थ जी किसको इन्वोक करते हैं? मिल्टन जी को, म्यूज को, यूरेनस को या फिर बीनस को? तो फ्रेंड्स इसका तो सीधे सीधे पता ही है हमें, पहले बात हो चुकी है। तो मिल्टन जी को करते हैं क्योंकि ये पोएम ही उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स मिल्टन विद विच यूनिवर्सल थिंग। वर्ड्सवर्थ जी जो हैं वो किससे कंपेयर करते हैं मिल्टन जी की? विच यूनिवर्सल थिंग, अर्थ से, स्टार से, सन से, मून से? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर एज अ स्टार। इन्होंने माना है
ठीक है, इस वर्क में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन वॉइस इज पावरफुल एज अ ट्रम्पेट, गॉड, यूनिवर, वूम। तो मिल्टन की जो वॉइस है इतनी पावरफुल है जितनी की ट्रम्पेट से कंपैरिजन की है। फ्रेंड, ट्रम्पेट क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। और ये मतलब जो शादी वगैरह होते हैं ना तो उसमें बजाया जाता है, ठीक है। जैसे बैंड वगैरह, शादियों में बैंड वगैरह आते हैं ना तो उसमें बजाया जाता है। शहनाई के सेंस में है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एक तरह का, मुंह से आवाज़ निकाल के, मतलब उसमें दबाव बनाया जाता है तो उससे एक वॉइस निकलती है ना, शहनाई, ठीक है। तो मिल्टन की जो वॉइस है उन्होंने किससे कंपैरिजन की है? इसका हिंदी में अगर बताऊँ ना तो उसे बोलते हैं तुरही, तुरही, है ना। तो तुरही से एक कंपैरिजन की है। आई होप फ्रेंड्स कि मैं सक्सेस हुई हूँ आपको इस पोएम को एक्सप्लेन करने में। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।